जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान में दो जेएस एकेडमिक द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसी में आज हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 6। क्या कवर करेंगे? क्लास 6 हम लोग कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा पेन, हाँ ठीक है, क्लास 6 कवर करेंगे। और इसमें हम लोग सोशल साइंस का पोर्शन कवर करेंगे। आपको मैं पहले ही बता दूँ कि इसका जो है मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल पाया था। इसका सॉल्यूशन जो है मुझे, यानी डिटेल डिस्क्रिप्शन जो सर पढ़ाते हैं वो मुझे वीडियो नहीं मिल पाया था, लेकिन मैं खुद से इसके पीछे लगभग 1 घंटा मेहनत किया हूँ। फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि मैं वीडियो के बीच में किसी प्रकार का कोई बहस नहीं करता हूँ। बहस कहने का अर्थ ये है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये सब ऐसा कुछ नहीं बोलता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने मन से एक लाइक भी नहीं कर सकते, तो अपने मन से कर दिया कीजिए, बाकी ज़्यादा बहस करने की आवश्यकता है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवेत्मा एवं नदीत्मा से संबोधित किया गया है? तो कौन सी नदी को किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका सरस्वती नदी। कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। और ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी की संज्ञा दी गई है। सबसे पवित्र नदी की संज्ञा किसे दी गई है? सरस्वती नदी को। यमुना नदी की चर्चा ऋग्वेद में कितने बार है? 1 बार है। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की चर्चा कितने बार है, तो गंगा नदी की चर्चा 3 बार है। ठीक है। सिंधु नदी की चर्चा कितने बार है? तो 176 बार है। कितने बार है? 176 बार सिंधु नदी की चर्चा है। और बितास्ता जो है, बितास्ता का नया नाम है झेलम। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि झेलम का पुराना नाम क्या है? तो बितास्ता है। ये सब मैं खुद से लिखा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो नहीं मिल पाया था, तो जो भी पॉइंट मुझे एक्स्ट्रा लग रहा था वो मैं खुद से ऐड कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत है? तो अनेकांतवाद जो है सिद्धांत जो है एवं दर्शन है जैन मत का। किसका है? जैन मत का। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक। और वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? कृष्ण थे। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है किससे? तो यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। किससे प्रमाणित होता है? रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। क्वेश्चन है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा, देखिए हम लोग पढ़ते हैं अशोक के 13 या 14 अभिलेख के बारे में, लेकिन अशोक का कुल 33 अभिलेख है, इसे याद रखिएगा। अशोक के कुल कितने अभिलेख हैं? तो 33 अभिलेख हैं। नेक्स्ट, किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? किस प्रकार की भूमि को अपहृत कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि जो होती थी उसे अपहृत कहा जाता था। सिंचित भूमि के बारे में कुछ ऐसा पता नहीं है। खिला, बंजर भूमि को खिला कहा जाता था। बंजर भूमि को खिला कहा जाता था। और जोती हुई भूमि या फिर कृषि युग की भूमि जो होती थी उसे क्षेत्र कहा जाता था। निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना की? तो खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना जो है अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। अमीर खुसरो किसके दरबार में थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। और नेक्स्ट ऑप्शन है जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो है मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। मिन्हास उस सिराज भी मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। और हसन निजामी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में थे। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट है, दिल्ली में पुराने किले के सामने खैरुल मनाजिल, दिल्ली में जो पुराना किला है उसके सामने खैरुल मनाजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो माहम अनगा। किसने करवाया था? माहम अनगा ने करवाया था। हमीदा बानो बेगम के बारे में आप लोग एक लाइन मुझे कमेंट में बताइएगा, क्या जानते हैं इनके बारे में। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया है? तो मोडी लिपि का प्रयोग जो है वो किया गया है मराठों के लेखों में। किस में किया गया है? मराठों के लेखों में। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी गई थी? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव को। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा किसने दी थी? तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, इनके द्वारा ही रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक की संज्ञा दी गई थी। अल्बुकर्क पुर्तगाली थे। फ्रांसीसी डुप्ले पता ही होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमटिया मजदूर के रूप में कार्य करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था, यह जिस किसान का वर्णन है वह कौन है? वह है बाबा रामचंद्र। कौन है? वह है बाबा रामचंद्र।
महाराष्ट्र में रामोसी कीर्तक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में जो है रामोसी कीर्तक जत्था स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। और वासुदेव बलवंत फड़के को फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिवेलियन भी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रिवेलियन किसे कहा जाता है? तो वासुदेव बलवंत फड़के को। और रनाडे के बारे में जानते ही होंगे आप। रनाडे के द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी महाराष्ट्र में। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी लगभग 1905 के आसपास। और ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना 1972 में की गई थी। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। कौन थे? अरविंद घोष। फिरोज शाह मेहता है। फिरोज शाह मेहता जो है इन्हें लायन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। लायन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? फिरोज शाह मेहता को। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897। पराक्रम दिवस इसी दिन मनाया जाता है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? देखिए जी, गांधी जी जो जब सत्याग्रह करते थे तो सबसे पहले वो किसी चीज़ का बहिष्कार करते थे, फिर धरना पे बैठते थे, फिर उपवास करते थे और सबसे अंत में वो जो हड़ताल करते थे। यही पूछ रहा है कि सबसे अंतिम स्थान कौन सा है? तो हड़ताल था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 सितंबर 1930 को हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो रेमजे मैकडोनाल्ड जो है प्रधानमंत्री थे। और आपसे पूछा जाएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ये दोनों जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आपसे पूछा जाएगा गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए थे। ठीक है, चलिए आगे आप पढ़ते हैं। कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है बताना है। यह वर्ष 1930 में आयोजित किया गया था, ये सही है। इसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, ये भी सही है। इसका आयोजन लंदन में हुआ था, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रतिभाग किया था। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है उसमें कांग्रेस भाग नहीं लिया था, सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जो है वो भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय समिति के अध्यक्ष थे मौलाना आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इनके कार्यकाल जो है यानी फिर ये जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे थे 1940 से लेकर 1946 तक ये कांग्रेस के पद पे थे, कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे। जवाहरलाल नेहरू 2 बार अध्यक्षता किए हैं, 1929 और 1936 में। एनी बेसेंट 1917 में अध्यक्षता किए हैं। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। क्लीमेंट एटली जो है वो आज़ादी के समय थे। मैकडोनाल्ड गोलमेज सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और ऑप्शन में चैम्बरलेन दिया है, ये जो है यूएसए के इकोनॉमिस्ट, मतलब यूएसए के अर्थशास्त्री हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो भारत का प्रधान सेनापति जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लॉर्ड बेवेल थे। कौन थे? लॉर्ड बेवेल। 1944 से 1947 इनका कार्यकाल है। नेक्स्ट है लॉर्ड लिलिथगो 1936 से 1943 और लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48। नेक्स्ट, बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो बेल्लोर का विद्रोह जो हुआ है वो हुआ है 1806 में हुआ है। ठीक है, 1806 में हुआ है। और 1805 से लेकर 1807 तक जॉर्ज वार्लो का कार्यकाल है। किसका कार्यकाल है? 1805 से 1807 तक जॉर्ज वार्लो का कार्यकाल है। तो यही जो इन्हीं के समय में बेल्लोर का विद्रोह हुआ था। और लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल है 1807 से 1813। लॉर्ड विलेजली का कार्यकाल है 1798 से 1805 और लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल है 1786 से 1793 और 1805 में भी ये कुछ महीनों के लिए बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी है? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा बहु विवाह नामक पुस्तक लिखा गया है। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज से संबंधित हैं, 1828 में इसकी स्थापना किए थे। पंडित रमाबाई शारदा सदन की स्थापना किए थे। अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? तो अतापू जो है वो ओणम से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओणम से संबंधित है। और ओणम जो है केरल का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। डोल यात्रा वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो संबंधित है? तो एल्बिडो संबंधित है वापसी की शक्ति। किससे संबंधित है? वापसी की शक्ति से संबंधित है एल्बिडो। मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है, तो मोका कॉफ़ी उगाई जाती है यमन में।
जूलू एक जाति है जिसका संबंध किससे है? तो जूलू एक जाति है और इसका संबंध है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। निम्नलिखित में से कौन सा देश बफर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो बफर राज्य के रूप में बेल्जियम को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाली नहीं है? तो धारवाड़ भू-स्तरीय रचना वाली रोहतास जिला नहीं है, मुंगेर, जमुई, नवादा ये जो है धारवाड़ भू-स्तरीय वाली रचना है। मांद और महानदी के संगम पर कौन सा धार्मिक स्थल है? तो मांद और महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है जो कि एक धार्मिक स्थल है। खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो खैर पाया जाता है उपोष्णकटिबंधीय वनों में। किसमें? उपोष्णकटिबंधीय वनों में। शायद खैर से ही, खैर के वृक्ष से ही कत्था, जो पान में हम लोग यूज करते हैं, कत्था निकाला जाता है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से किन जिलों को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा गया है? तो खंडवा खरगोन। खंडवा खरगोन जिला जो है उसे कपास की खेती के लिए सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा गया है। जलदीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है बाणसागर से। क्वेश्चन पूछेगा जलदीप योजना कौन से सागर पे या फिर किस जलाशय पे प्रारंभ की गई है? तो बाणसागर पे। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। किस राज्य में? तो राजस्थान में। इको मार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इको मार्क संबंधित है आपको पर्यावरण के सुरक्षित सामग्री से। और आपसे ईगो मार्क एक होता है, ईगो मार्क। ईगो मार्क जब पूछेगा तो ये खाने पीने से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 चेन्नई में हुआ है। कब हुआ है? 2003 चेन्नई में। किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना। गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र जो है राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान के नागौर जिले में। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित नहीं होती है? तो सर्वाधिक प्रभावित होती है ये हो जाएगा कृषि। जलवायु जैसे ही चेंज होगा कृषि पे असर पड़ने लगता है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ये प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। किससे? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता है। विधि का नियम या कानून का अधिराज का अर्थ क्या है? तो विधि का नियम या कानून के अधिराज का अर्थ है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। क्या है? विधि के लिए नियम या कानून का अधिराज का अर्थ है सभी के लिए एक कानून या सभी के लिए एक न्यायतंत्र की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध जो अनुच्छेद 22 और फिर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29-30। और आपको पता होगा कि भाग 3 संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार जो होता है इसमें अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक दिया हुआ है। ठीक है, 12 से 35। तो 12 से 35 के बीच में आ गया। और पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के डी में दिया गया। और इसमें पूछ रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में है। किसमें? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। और 39 का डी जो है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आएगा, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक कथन सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्ति विहीन है, सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होगी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा जो है शक्तिहीन है, इसे कोई शक्ति है ही नहीं, यही आंसर हो जाएगा। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के अंदर विधेयक पारित करना होता है, सही है। राज्यसभा अगर पारित नहीं भी करता है तो वो खुद ही पारित माना जाएगा। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा लौटा सकती है, हाँ बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में? तो भारत संविधान के अनुच्छेद 333 में है आंग्ल भारतीय। जब आपसे पूछा जाएगा राज्य विधानसभा के संदर्भ में, अगर लोकसभा के संदर्भ में पूछेगा तो अनुच्छेद 331 हो जाएगा। अगर आपसे SC ST का आरक्षण पूछेगा लोकसभा के संदर्भ में तो अनुच्छेद 330 हो जाएगा। और SC ST का आरक्षण पूछेगा विधानसभा के संदर्भ में तो अनुच्छेद 332 हो जाएगा। सरकारिया आयोग
की संस्तुति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है और इसकी स्थापना 1983 जून में हुआ था। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? तो ब्लॉक स्तरीय निकाय है ये। नेक्स्ट, किसने भारतीय राजनीति को आलोचनात्मक व सृजनात्मक भूमिका को भारतीय विकास का मॉडल कहा है? तो ये कहे हैं रजनी कोठारी। किसके द्वारा कहा गया है? रजनी कोठारी के द्वारा भारतीय विकास का मॉडल कहा गया है राजनीतिक और आलोचनात्मक व सृजनात्मक भूमिका को। निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया? योजना आयोग को। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा की थी भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष हैं पर्यावरण मंत्री। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं? सहभागिता एवं विधि का शासन सत्य है। पारदर्शिता एवं व्याख्या दायित्व जो है सत्य है। समता एवं समावेश भी सत्य है, लेकिन धार्मिकता एवं भावुकता जो है सुशासन से संबंधित नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एशिया के लिए धुरी विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है? तो एशिया के लिए धुरी विदेश नीति जो है यूएसए की एक रणनीति है। तो यहीं पे सेट समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।